आहा, कितना अच्छा लग रहा है। वार्षिकोत्सव की तैयारी कितनी धूमधाम से हो रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वे सजावट कर रहे हैं, ये लोग पोस्टर बना रहे हैं, अध्यापिका समझा रही हैं कि गमले कैसे रखने हैं। बच्चों, आपने देखा कि सभी कुछ काम कर रहे हैं। सजाना, लिखना, रखना, निर्देश देना, बात करना, सभी काम हैं। व्याकरण में किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे चढ़ना, खेलना, खाना जैसी क्रियाएं किसी के द्वारा काम करने को दिखाती हैं। जबकि बरसात होना, बादल छाना जैसे कार्य स्वयं होते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाया क्रिया में खा, खेले क्रिया में खेल। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे खाना, खेलना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें कर्म की अपेक्षा भी नहीं होती। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहा है। इन वाक्यों में उड़ने, चिंघाड़ने का प्रभाव क्रमशः पक्षियों, हाथी पर ही पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित, अर्थात जहाँ कर्म की जरूरत पड़े। सुरभि संस्कृत पढ़ रही है, राजू ने कमरा साफ किया। इन दोनों वाक्यों में सुरभि और राजू कर्ता हैं। संस्कृत और कमरा क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। यदि वाक्य में क्रिया के लिए क्या और किसको प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे काव्या ने आम खाया, हरीश कपड़े खरीद कर लाया। इन वाक्यों में खाया और खरीदना क्रिया का फल केवल आम और कपड़े कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म वाली क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उसने मुझे कविता सुनाई, माँ ने भैया को पैसे दिए। पहले वाक्य में मुझे और कविता दोनों कर्म हैं, अतः सुनाना क्रिया द्विकर्मक है। दूसरे वाक्य में भैया और पैसे दोनों कर्म हैं, अतः देना क्रिया द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया में जो कर्म क्या का उत्तर दे वह प्रधान कर्म होता है, बाकी कर्म गौण होते हैं। आइए अब आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कोई क्रिया किसी की प्रेरणा से हो रही हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। विद्या ने माली से पौधे मंगवाए, अध्यापिका छात्रों से अभ्यास करवाएगी। इन वाक्यों में पौधे मंगवाने और अभ्यास करवाने की क्रिया के लिए कर्ता अर्थात विद्या, अध्यापिका ने अर्थात माली छात्रों को अर्थात दूसरों प्रेरणा दी है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ प्रेरणा देने वाला व्यक्ति क्रिया से सीधे जुड़ा होता है, वहाँ क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ प्रेरणा देने वाला सीधे तौर पर क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं दिखता, वहाँ क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। जैसे पापा हलवाई से मिठाई बनवाते हैं। सामान्य क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। उगना, उगाना, उगवाना। जगना, जगाना, जगवाना। ठहरना, ठहराना, ठहरवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। क्रिया पर उसके समय अर्थात काल का प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम काल के बारे में जानेंगे। काल। दीदी, तुम क्या कर रही हो? पारुल, मैं सितार बजा रही हूँ। दीदी, आज हमने तैराकी की थी और हमारी शिक्षिका ने बताया है कि परसों हम तैराकी करने ताल कटोरा जाएंगे। पारुल और उसकी दीदी ने जो कहा, उसमें रहा हूँ, की थी और जाएंगे शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। क्रिया और उसके रूपों से तो आप परिचित हो गए। अब जानते हैं क्रिया के समय के बारे में, अर्थात क्रिया कब हुई या कब होगी। व्याकरण में क्रिया का समय बताने वाले शब्द काल कहलाते हैं। आइए आपको काल के बारे में बताएं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। इन अलग अलग समयों में घटित होने वाली क्रियाओं की दृष्टि से काल को 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हेमंत प्रतिदिन व्यायाम करता है, आसमान में पंछी उड़ते हैं। वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के बारे में सामान्य रूप से बताया जाए, जैसे हवा चलती है, अर्थात सामान्य कथन। अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया वर्तमान काल में पूरी नहीं हुई हो, जैसे हवा चल रही है, अर्थात क्रिया का पूरा न होना। संदिग्ध वर्तमान, जब निश्चित हो कि क्रिया हो रही है या नहीं, जैसे हवा चल रही होगी, क्रिया होने के बारे में संदेह होना। भूतकाल, जब क्रिया बीते हुए समय में हुई हो तो क्रिया के काल को भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, मामा जी रेलवे स्टेशन जा चुके थे, फिल्म शुरू हो चुकी होगी। इन वाक्यों की सभी क्रियाएं बीते समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल में है। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, वाक्य में क्रिया के हो चुकने के विषय में सामान्य कथन प्रकट हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कविता ने गीत गाया। आसन्न भूतकाल, जहाँ क्रिया के अभी अभी पूरा होने की स्थिति दर्शाई गई हो, ऐसे भूतकाल को आसन्न अर्थात निकट भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। पूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने की घोषणा की गई हो, वहाँ क्रिया का काल पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मजदूर दीवार बना चुके थे। अपूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया के भूतकाल में शुरू होने की बात तो की गई हो, लेकिन उसके पूर्ण होने के विषय में कुछ न कहा गया हो, वहाँ क्रिया का काल अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे। संदिग्ध भूतकाल, जहाँ भूतकाल में हो रही या हो चुकी क्रिया के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ न कहा गया हो, वहाँ क्रिया का काल संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे शायद अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे। हेतु मद भूतकाल, जहाँ क्रिया के भूतकाल में होने के विषय में किसी तरह की शर्त रख दी जाए, वहाँ क्रिया का काल हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे रमा तैयार हो जाती तो हम सिनेमा जाते। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले पल, आने वाले कल के विषय में पता चले
उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे किसान फसल काटेगा, शायद किसान फसल काटेगा। भविष्यत काल के 2 उपभेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, इसमें सामान्य रूप से कार्य के भावी समय में होने का बोध होता है। जैसे ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलेगा, मिताली नए कपड़े सिलवाएगी। संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल, जहां आने वाले पल में किसी चीज के होने की संभावना या संदेह प्रकट किया जाए, वहां क्रिया का संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद कल अध्यापक न आए, हो सकता है अगले सप्ताह घूमने जाएं।